Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to cover measurement of price elasticity of demand. एक recap, हम टॉपिक पढ़ रहे थे 3B जिसमें elasticity of demand जिसको अपन डिनोट करते हैं ED से जनरली elasticity of demand. उसके अंदर मेन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसके अंदर प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी थी. फिर हमने पढ़ा उसी टाइप में से फर्स्ट जो प्राइस इलास्टिसिटी था, जो फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी था सब स्क्रीन में. सेटल डाउन, स्टॉप ओपनिंग बुक, सब छोड़ दो. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन ने स्टडी किया था, राइट? अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इस रेशियो, इस पर्टिकुलर इसको डिवाइड करने से, इसके चेंज को आइडेंटिफाई करने से हमारा क्या निकलता है कि किस रेशियो में प्राइस चेंज होने से उसके किस रेशियो में क्या चेंज होगा? डिमांड चेंज होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? उसी टाइप्स में से फर्स्ट जो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके भी कुछ टाइप्स है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब एक रेशियो निकलेगा, ये सबको समझ में आया. कितने टाइप के रेशियो निकलेंगे? तो बोल रहा है 5 टाइप के रेशियोस निकलेंगे. एक रेशियो क्या रहेगा? इनफाइनाइट, दूसरा रहेगा 0, एक रहेगा 1, एक आएगा ग्रेटर देन 1, नहीं तो एक आएगा लेस देन 1. कोई भी पर्टिकुलर फिगर्स को अपन यदि डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहां पास डिवाइड करके देखा, 50% डिवाइड बाय 50% कितना आएगा? 1. लाइकवाइज यदि 40 डिवाइड बाय 50 करोगे, यही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है. यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 40%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 50%. तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.8, दैट इज लेस देन 1. तो ये तो फिगर्स है, कुछ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी आएगा तो अकॉर्डिंगली क्या आएंगे फिगर्स? आइदर 0, इनफाइनाइट, 1, लेस देन 1, नहीं तो ग्रेटर देन 1. इसको अपन क्या बोलेंगे? लेस देन 1. इसमें किसी को डाउट आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? बेसिक सी चीज है. यही चीज क्या हो गया? क्वांटिटी कितनी है चेंज में? 60%, और प्राइस में चेंज कितना है? 30%. तो इसमें क्या आया? 2 आया, दैट इज ग्रेटर देन 1. समझ में आ रहा है? सो उसी सारे रेशियोज को ये कब आएंगे? 1 कब आएगा? इनफाइनाइट कब आएगा? ग्रेटर देन, लेस देन 1, ये सब कब आएंगे? तो इसलिए उसने क्या एक्सप्लेन किया है, इसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कनेक्ट कर पा रहे हो? ओके. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या है? परफेक्टली इतना इलास्टिक है डिमांड की. डिमांड क्या होगा? इलास्टिसिटी डिमांड की क्या है? इनफाइनाइट, इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी है. सेकंड में परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी का लेवल ही नहीं, मतलब जीरो इलास्टिसिटी है. नाम में ही मैं क्या बोल रहा हूं? इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं. कैसी इलास्टिसिटी है? जीरो. तो यहां पर कितना आ रहा है? जीरो. अब मैं इसी को यहां इस डायग्राम कुछ बनाए हुए, डायग्राम आप छोड़ दीजिए, जिसने वो याद आ रहा है वेरी गुड. कुछ लोग पूछ रहे हैं ये जीरो कैसे आएगा? 0 डिवाइड बाय 20% करोगे, 0% डिवाइड बाय 20% क्या आ रहा है? जीरो. तो यहां पास क्या है? इलास्टिसिटी कितनी है? देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? जीरो. अरे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहां पास क्या आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? जीरो. अरे वो खुद ही पहले ही न्यूमरेटर में क्या लिखा है? जीरो लिखा है, और डिनोमिनेटर कितना भी आप बड़ा रखो या छोटा रखो, क्या आने वाला है आपका आंसर? जीरो. इसलिए यहां पास क्या बोल रहे हैं, इसीलिए इसको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अब यूनिटरी में आते हैं. जितने प्रोपोर्शन से आपका प्राइस चेंज होगा, उसी प्रोपोर्शन से आपका क्या चेंज होने वाला है? डिमांड. सो आपका आंसर देखो कैसे आ रहा है? जितने परसेंटेज से क्वांटिटी चेंज हुई है, उसी परसेंटेज से क्या चेंज हुआ है? प्राइस. इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज, और आपका आंसर क्या आ रहा है? 1. इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नाम से जाना जाता है. ओके. ये डायग्राम में जो डीडी डिमांड कर्व है ना, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. डन. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है कि इस प्रकार से आएगा. अब आ रहा है, जैसे हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक, नाम में समझ में आ रहा है परफेक्टली इलास्टिक मतलब देयर इज अ ह्यूज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो यहां पर डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है? इनफाइनाइट.
परफेक्टली इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी डिमांड की क्या है, जीरो। नेक्स्ट क्या आ रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक मतलब वो कंपैरेटिवली ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू द प्राइस। देखो इस डायग्राम इस कैलकुलेशन में देखो, डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी है, चेंज 100% है, और जो आपकी प्राइस की इलास्टिसिटी है वो कितनी है, 50% है। सो डिमांड इज मोर इलास्टिक। नाम सुनना, सब लोग रिपीट करो, डिमांड इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस। रिपीट वंस अगेन, डिमांड इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस। तो दिख रहा है डिमांड इज मोर इलास्टिक क्योंकि यहां परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू प्राइस। ओके, तो ये कितना आ रहा है, 2। तो इसलिए जब डिमांड मोर इलास्टिक रहेगा, ध्यान से इधर, डिमांड ज्यादा इलास्टिक रहेगा और प्राइस कम रहेगा, वहां पर कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, जो कि ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, और यहां पास इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो नाम से कैसे याद आएगा कि डिमांड की थोड़ी सी ज्यादा इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू प्राइस। एक बार फिर से रिपीट करोगे, डिमांड इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस। परफेक्ट। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, नाम में क्या लिखा है, इन इलास्टिक। सो डिमांड इज लेस इलास्टिक या लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस। सो यहां पर प्राइस की इलास्टिसिटी क्या है, दूसरे तरीके से, प्राइस इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड। जैसे भी बोल रहे हैं, देखो डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी है, 50%, और प्राइस की इलास्टिसिटी 100% है। यहां कौन इलास्टिक ज्यादा है, प्राइस इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड। है इजी। और इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और उस वक्त क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। 0.5 को क्या बोलेंगे अपन, लेस देन 1 बोलते हैं। अब ये फिर से आज मैंने इसलिए रिपीट करवाया है बिकॉज अपन मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब अपन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डर रहे हो, डरना कभी कभी जरूरी है। सो यहां फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ, अब देखो हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ, कहां से आया टाइप्स, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, उसने हेडिंग चिपका दी है। अब आपको जो समझना है समझ लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं उनकी मिस्टेक है। अब वो क्या एरो बना बना के दिखाएं कि इस हेडिंग का ये आगे का एक्सटेंशन है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अपन ने निकाला टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये एक मेथड हो गया। ये कौन से मेथड से आप कर रहे थे मालूम है आपको, इसको बोला जाता है रेशियो मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, अर्थमेटिक मेथड, ये सब परसेंटेज मेथड। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा, आराम से देखते जाना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है जिसको उसने बेस रख के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला फर्स्ट, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। ये चैप्टर का नाम है। इस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के कितनी मेथड है, यहां सामने 3 मेथड है, 3 मेथड, मेथड 3 है, 3 फॉर्मूले हैं बोल सकते हो आप, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी, राइट। और कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है, मेथड 3 है। इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है कोई बताएगा, बहुत सारे टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो टेट पिक्स पाओना, मतलब सबकी हम क्या निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी। अपन ने प्रीवियस सेशन में भी देखा था, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो लाइक इनकम, पॉपुलेशन। जैसे अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम के केस में आपने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये इनकम बदल रहा है। अभी मैं बोलूं कि बताओ पॉपुलेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ कोई, तो क्या बताएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। समझ में आ रही है बात। सो आप
कुछ भी चीज का यहां पास जो भी फैक्टर्स है बदल दोगे, कितने फैक्टर्स हैं, जहां सो मेनी फैक्टर्स, उस फैक्टर को कहां रख दो, डिनोमिनेटर में, और आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, बट उसमें से जो फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, दैट इज बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसके टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, किस किस टाइप के आंसर आ सकते हैं, क्या क्या आंसर आ सकता है पहले बताओ, इनफाइनाइट, 0, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 5 टाइप्स के उसके आंसर आ सकते हैं। उसके बारे में उसने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया है, और उसने बताया है कि ये भी जो है ना, ये किसको बेस रखते हुए बनाया गया मालूम है, ये दोनों आपके मस्ट कोरिलेटेड एकदम बीच में बनाया गया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप से आंसर आ सकते हैं, इसको क्या बोलूंगा मैं, आंसर। आंसर क्या आ सकता है, 0, इनफाइनाइट, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 आंसर आ सकता है। और उसको कौन सा मेथड यूज करके बनाया गया है, रेशियो, प्रोपोर्शनेट मेथड, अरिथमेटिक या परसेंटेज मेथड। ये एक नाम नहीं है, इसको इतने सारे नाम से बोला जा सकता है। क्या मेरे से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बराबर से समझ में आ रहा है, ओके। अब ये फर्स्ट वाला मेथड तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो बिल्कुल सेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही मेथड तो लगा के आप, यही वाला रेशियो मेथड लगा के आप अभी तक क्या सीख रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीख रहे थे। बट देयर आर अदर टू मेथड्स इंक्लूडिंग दिस रेशियो मेथड, ठीक है। वो दूसरे दो मेथड कौन से हैं, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड भी उसको बोला जाता है। पहले ये चीज समझ, वो क्या है वो छोड़ो, समझ में आ रहा है ये चार्ट कैसा है, कौन सी चीज किससे कोरिलेटेड है, आपके बुक में सब दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा आपको कि कौन किससे क्या लिंक्ड है, ओके डन। अब ध्यान रखना, आपके बुक में भी ना रेशियो प्रोपोर्शनेट मेथड के नीचे ये सारी वर्किंग दी होगी, ऐसी कुछ वर्किंग जो रहेगी वही होनी चाहिए, ओके। सो मेरे पास वहां जगह नहीं थी, इसलिए मैंने लिख दिया है ऑल वर्किंग एग्जांपल्स। तो ये यहां और यहां, ये कोई भी, जब आप टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे ना, तब आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, ये सारी वर्किंग जो है ना वो यहां की है, खुश, अभी समझ में आ रहा है, यहां पास कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो जैसे ये यहां वर्किंग मैंने बनाई है ना, वैसे है यहां पास, डन। अभी बहुत ध्यान से देखना, मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा हम ध्यान देंगे, ओके। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मैं एक्सप्लेन करूं, यहां देखना। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितना भी आपके पॉकेट से पैसे निकल के जाना है उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, बराबर है, बस वही रहता है मेथड, इतना इजी है। अब देखो, ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड, नाम को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज आगे चल के आपको एमसीक्यू से लेके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपको पूछा जा सकता है। और या कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ना धप्पा बोल देता है, बोलता है एक्सप्लेन अरिथमेटिक मेथड, आप बोलते ये कौन सी मेथड आ गई, हमको तो नहीं पढ़ाया गया। अभी भी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लग रहा है कि मैथ्स का क्वेश्चन गलती से पूछ लिया है क्या, सिंधी सा है जो आप अभी तक चीख चीख के चिल्ला रहे हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही है। बट आपको ये सारे नाम मैंने हाईलाइट किए हुए, ध्यान रखना, ओके। आपके बुक में दिए हो या ना दिए हो, आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको और क्या बोला जाता है, टोटल आउटले मेथड। And in this method, statistics of total expenditure is used to find out the elasticity of demand. तो statistics of total expenditure, मैं चाहूंगा कि आपके बुक में आऊं एक बार, कौन से पेज में ये देखो, ये किसने डेवलप किया है, मास्टर जी ने डेवलप किया है। बोला टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड,
क्या बनाया निकाला जाएगा? आ जाओ यहां से पढ़ो उसको। क्या बोल रहे हैं यहाँ पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में? देखो यहाँ पास कहीं अभी तक टोटल आउटले नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे जाके कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। वो टर्म आपको लगेगा कि यहाँ दिया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखो यहीं दिख गया मेरे को। ये देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पास, समझ में आ रहा है? बाद में नहीं तो आपको वो क्लिक ही नहीं होगा कि ऐसे, क्योंकि पूरे डेफिनेशन में टेबल के ऊपर लिखा है। हाँ ये देखो यहाँ पास भी लिखा है टोटल आउटले इंक्रीज। टोटल आउटले मेथड स्पेसिफिक ऐसा कहीं नहीं लिखा था तक। 3.4 कहाँ है? हाँ ये देखो यहाँ पास भी हेडिंग में लिखा हुआ है। मैं बहुत बार बता रहा हूँ वो लिखा हुआ है टोटल आउटले मेथड, आपका ध्यान नहीं जाएगा और बाद में आप ऐसे बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस से आ गया है। ध्यान रखना। चलो सो इसमें बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने से पहले मतलब आपके मॉम डैड क्या फीस पे करते थे क्लासेस की, यहाँ बराबर से समझ में आता है। अभी आप क्या पे करते हो, इन दोनों में टोटल एक्सपेंडिचर में अपन देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी समझ में आया ना? तो बिफोर एंड आफ्टर total expenditure before the price changes and after the price changes is going to be compared. Here the total expenditure refer to the product of price and the quantity demanded. यहाँ पर क्या बोल रहा है? total expenditure किससे रिफर कर रहा है? product of price, product मतलब multiplication of price and quantity demanded. तो total expenditure कैसे निकाली जाएगी आपकी? price multiply by the quantity demanded. Okay, जितना आप quantity ले रहे हो उसके price से। In connection, Marshall has given the some following propositions. So उसको ध्यान नहीं रखना है। हमने इस प्रोपोजिशन को इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि मतलब आपको सबको पता है क्या आने वाला है। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 1, इनफाइनाइट 0, यही सब चीजें आएंगी। यहाँ बस नहीं आ सकता इनफाइनाइट और 0। देखते हैं आगे लाने के लिए सब ला सकते हैं, लेकिन वो क्या है अपन ने भी थ्योरी कहीं कहीं पढ़ी है, वो क्या है सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। राइट, समझ में आ रहा है? अब इसमें सबसे फर्स्ट उसने दिया हुआ है व्हेन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब फिर से बताओ, ध्यान करो पहले रेशियो मेथड को। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब डिमांड इज एज कंपेयर टू मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द प्राइस। ये हमने पढ़ते हैं। व्हेन with a change in the price of a commodity total outlay increase elasticity of demand is greater than 1। वो बोल रहा है प्राइस के चेंज होने से आपके पॉकेट से ज्यादा पैसे जाएं तो उसको बोलते हैं अपन ग्रेटर देन 1। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब आपके पॉकेट से जब एज कंपेयर टू तो पहले से अभी ज्यादा जाने लगे उसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1। व्हेन अ प्राइस फॉल और राइज टोटल आउटले डज नॉट चेंज। आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं। पहले क्या था क्वांटिटी 4 था, आउटले कितना था 120। अरे प्राइस कितनी थी 30, क्वांटिटी कितना डिमांड करते थे आप 4, कितना पैसे जाते थे आपके 120, फिर प्राइस कितनी होगी 40। आपने थोड़ी सी क्वांटिटी क्या कर ली अपनी कम कर ली, पूरी एक्सपेंसिव हो गया गुड्स, आपका कितना आउटले गया 120। तो पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट जो आपका एक्सपेंडिचर इट विल रिमेन सेम, सो उसको अपन क्या बोलेंगे यूनिटरी। ओके, या कि अपन यहां पर देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन द प्राइस फॉल और राइज एंड टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब आप कुछ लोग बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है कि हमने क्वांटिटी क्या रखी है सेम रख दो, क्वांटिटी सेम रखो, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो अब क्या होगा, कुछ ना कुछ ईडी इज ग्रेटर देन 1 या तो लेस देन 1 ही आने वाला है। ये बात समझ में आ गई? ये कब हो सकता है? प्राइस में भी चेंज हो रहा है और बराबर से क्वांटिटी में इस तरह के प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है कि टोटल आउटले आपकी जेब से कितना जा रहा है पॉकेट से सेम जा रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अब इसको बिफोर और आफ्टर किसको बोल रहा है? ये फर्स्ट वाले पार्ट को बोल रहा है बिफोर और सेकंड वाले पार्ट को बोल रहा है आफ्टर। सो पहले प्राइस कितनी थी
10, आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करते थे 6, टोटल पैसे कितने जाते थे 60, प्राइस कितनी हो गई सीधे डबल हो गई। होता है हाँ। अभी टोमेटो अब तो समझ में आ गया, इतना टाइम हो गया अब तो समझ में आ गया ना। टोमेटो के प्राइस सबको पता है ना, इंक्रीज हो गए और ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं, 100 रुपीस केजी चल रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना जा रहा है टोटल आउटले अभी 100। सो अभी पहले से अभी क्या है, जितना ज्यादा पहले से अब यदि ज्यादा हमारा टोटल आउटले होगा तो अपन उसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। समझ में आ रही है क्या बात है, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब मोर इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहां आप रेशियो मेथड गुजरने की कोशिश मत करना सर, हम 60 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे एंड वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये सब मैं करने ही नहीं दूंगा। कोशिश करिए कि ये सब ना करें आप। उसका फॉर्मूला ही क्या है, बोल रहा है ज्यादा आउटले हो रहा पहले से तो मोर इलास्टिक है, सेम हो रहा है यूनिटरी है। यदि पहले से अभी कम आउटले हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आ जाओ एग्जांपल में देख लो, पहले 50 था प्राइस, 2 क्वांटिटी आप डिमांड करते थे, कितना जाता था 100, अभी 60 हो गया तो आपको कितना डिमांड कर रहे हो 1, कितना आउटले जा रहा है 60, पहले से अभी आउटले कितना है कम है, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। देखो इसको व्हेन द प्राइस when with a given change in the price of a commodity total outlay decrease, यहां इंपॉर्टेंट पूरे ट्रांजैक्शन में क्या है, टोटल आउटले डिक्रीज। So elasticity of demand is less than 1, right? किसकी बैटरी लो है, अच्छा इसकी। So यहां पास क्या था, टोटल आउटले डज नॉट चेंज और टोटल आउटले इंक्रीज। क्या आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है, क्या इस चार्ट में भी इस शेड्यूल में भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से आपको कुछ तो प्रिपेयर करना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, इसलिए आपको क्या लग रहा है आज मैं सीरीज क्यों पढ़ा पता है आपको, ये जो कंसेप्ट है ये एग्जाम में मतलब रखा हुआ है, आप इसको लिख के याद कर लो, इसको मिक्सर में जाके डाल के घोट के पी लेने का, जैसे आपको बनता हो वैसे याद रख लो। लिख के याद रखना है, रीड करके याद रखना है, क्लास में बस समझ के याद रखना है, समरी नोट बनाना है। मैं इसको नोट से भी क्यों नहीं पढ़ा रहा मालूम है आपको, चार्ट से उड़ा के या देख के या कि मैं बता दूं बस, आपका यहाँ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में आएगा ना सबसे पहले ऐसी चीजों को आप ऑप्शन में छोड़ते हो, मतलब जो आप पढ़ रहे हो, कुछ स्टूडेंट यहाँ रिसेंटली आए, दिस इज वन ऑफ द, समझ लो आपको ये समझ में आ रहा है ना, समझ लो आप दुनिया जीत लिया आपने। वैसे कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इकोनॉमिक्स में, और कुछ जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। सो ये एग्जाम में आप समझ लो, किसी को वो बोलते हैं ना क्या बना के जाते हैं, चिट बना के जाते हैं, लेके चले जाना। ये मतलब एग्जाम कितने लेवल से बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। अभी भी उतने सीरियस से आप पढ़ना, क्योंकि ये एग्जाम में ये तीनों मेथड है। पहले आपको आंसर शीट मिल जाए ना तो पहले से लिख के आने का, मतलब चिट का लेवल में बता रहा हूं, मतलब एग्जाम में है, मतलब अभी क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर आपको कैसे पता, पिछले 25 सालों से यही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वो नहीं बता सकते, सीक्रेट टॉप सीक्रेट रखना होता है। तुम पूछ रहे हो छोड़ो, मेरे को लगा इधर कहीं से आवाज आई, कोई बात नहीं रे, तुम यहाँ हो, तुमको बोलने की जरूरत है क्या, तुमको पेपर दूंगा मैं। क्या है ना, कुछ भगवान के बच्चे रहते हैं, उनका ध्यान अभी को रखना पड़ता है। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, आप लोग हंसी निकल गया। आखिर इसका मतलब क्या है, किसको पता है क्या? नहीं, इसीलिए नहीं बताऊंगा। मेरे सर जिस दिन आपको आएंगे ना, उस दिन वो आपको बताएंगे भगवान के बच्चे होते कौन है। कुछ तो इंटरेस्टिंग रखो, मतलब कुछ तो सस्पेंस रखो। अब ये साल भर सुनेगा भगवान के बच्चे, कुछ बहुत से रहते हैं भगवान के बच्चे, इसको बता सकता हूँ, ये मेरे दिल में है क्योंकि बेचारा। इसको बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा भी तो कहाँ जाएगा, मेरे दिल में ही रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं। आते हैं अब इन एग्जांपल्स को एक बार अच्छे से और देखते हैं, मतलब एक लाइन अपन इसकी अपन फाड़ के पढ़ेंगे। आओ। अब जो चीज लिखी है, आप हंसोगे अभी, जो चीज लिखी है उसी को आपको लिखना है, जो आपको शेड्यूल में लिखा था
उसी को आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है, एक एक लाइन। इन टेबल 3.4 ए ओरिजिनल प्राइस इज, ओरिजिनल प्राइस, तो एक वर्ड क्या आ गया यहां पास इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल प्राइस, ₹10 per unit and quantity demanded is ₹6 per unit, 6 unit. Therefore, total expenditure incurred is 60. When the price rise to ₹20 from ₹10, quantity demanded falls to unit 5. Total expenditure incurred is now ₹100. मैं क्या पढ़ रहा हूँ मालूम है, मैं टेबल को याद रख के मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको पेन दिखा रहा हूँ लेकिन बोल वो नहीं रहा हूँ। रीजन क्या है, आपको भी वही लिखना है, आप इसको याद नहीं करते बैठो। मैं क्या रीड कर रहा हूँ, टेबल रीड कर रहा हूँ। When the original price is ₹10, the quantity demanded is unit 5. When the price increased from ₹10 to ₹20, the quantity demanded is decreased to unit 5. समझ में आ रहा है, वही चीज तो पढ़ रहा हूँ। The total expenditure is now ₹100. In this case, total outlay या कि total expenditure is greater than the original expenditure. Total, ये इंपॉर्टेंट है। Hence, in this example, elasticity of demand is greater than 1. That is relatively elastic demand. क्यों पढ़ा मालूम है? आपको ये समझ में आए कि हर बुक में लिखी हुई चीज डिफिकल्ट नहीं होती है। आपको बस देख के ओह माय गॉड, इतना बड़ा पैराग्राफ, क्या लिखा है आपको समझ में आया क्या? क्या लिखा है? पढ़ना है आपको। चलो बी पॉइंट पढ़ते हैं। When the original price is ₹30, quantity demanded is 4 unit and the total outlay is ₹120, and in further after the price changes from ₹30 to ₹40, total unit change from unit 4 to unit 3 and total outlay will remain same, that is ₹120. In this case, total expenditure before and after the price change and the quantity change is remain same. Hence, therefore, the ED is equal to 1. समझ में आ रहा है? In this case, total outlay is same, equal to the original expenditure. Elasticity of demand is equal to 1. ED is equal to bracket में 1. And this is unitary elastic demand. ये तो मतलब क्या है, उसका तो हेडिंग ही है। आप 3 हेडिंग तो जल्दी से बता दो कोई, कौन कौन सा है? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आ रहा है? तो सी का तो इज्जत तो नहीं निकालोगे मेरी। सी मतलब आपको पता है, आखिरी ये लाइन लिख, अंडरलाइन, टोटल आउटले इज लेस देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। आओ पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड क्या? पहले मैं इसकी इज्जत निकालते हैं हम लोग, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। मतलब इजी का लेवल तो अपन पहले देखें। टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा इसमें। कहां गया? आप अपने नोटबुक में ऐसा मत करना सर, टेक्नोलॉजी ऐसे बोलोगे मेरे को नहीं तो। देखो पहला क्या बोला उसने, पॉइंट मेथड। वो बोल रहा है कुछ ऐसा, एक तो डायग्राम बनने वाला है ब्लैक पेन से, कुछ ये पॉइंट रहेंगे और हम क्या निकाल देंगे। अब जैसे कुछ ये बताओ, कोई देख के इसको बोलेगा क्या, यूनिटरी है, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। देखो इसको बोलोगे क्या, मोर इलास्टिक, बिकॉज डिमांड क्या है यहाँ पास, ज्यादा दिख रही है। इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। तो मतलब समझदार, इज्जत निकली थोड़ी सी। अब बोल रहा है दूसरा डायग्राम, बोलता है ज्योमेट्रिक मेथड, बोलता है एक चार्ट बना दो। अरे कॉनकेव एंड वो लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व, ठीक है, पहले इससे समझो। ये कौन सा है कर्व, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, नॉन लीनियर। बोल रहा है यहां पास यदि पॉइंट आ गया, उसने तो ये बताया ही नहीं है यहां पास पॉइंट, सॉरी मैं वो भी नहीं बताता।
उसने बोला ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो, बता दो आप क्या आ जाएगा, यूनिटरी आ जाएगा। अब यही चीज यहां पॉइंट रहेगा, बताओ क्या रहेगा, लेस इलास्टिक। यहां पास पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, मोर इलास्टिक। कैसे पता चल रहा है आप लोग को मोर इलास्टिक है यहाँ पास? देखो क्यों है ये, क्योंकि ये वाला एरिया कौन सा है, क्वांटिटी डिमांड का है। यहाँ पास 0 है, यहाँ पास 1 है, 2 है, 3 है, बताओ 3 क्वांटिटी अभी है तो इसको बोलेंगे क्या, मोर इलास्टिक। यहाँ पास 1 है तो इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक, ये 2 है इसको बोल रहे हैं इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। निकाल दी इज्जत। अभी आ जाओ, अभी इसके बाद ना इसके अंदर एक फॉर्मूला है, उसकी भी इज्जत निकालते हैं। याद रख लो क्या, लू, लू, वो वाला लू नहीं, लू। आप इसमें मिस्टेक करोगे, इसका मतलब होता है, ध्यान रखना, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। समझ में आ रहा है क्या, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। क्या है ना कि अपर लिखा है, ऐसा नाम में लिखा है अपर तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं, और लोअर नाम में लिखा है लोअर तो हम उसको लोअर लिख देते हैं। तो ये ना आपके एरर आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक फनी बोल दिया है। क्या है याद रखना है, लू याद रखना है, मतलब लू से पहले एल आएगा, बाद में यू आने वाला है। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब ये भी क्या है वो भी बता देता हूं। यदि ये पॉइंट है और एक एरिया ये क्या है, ए है, और ये एरिया एक बी है, मेरे को कोई भी बता दे, बहुत ध्यान से, मैं डर जाऊंगा, ये ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, अपर सेगमेंट है कि लोअर सेगमेंट है? ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है तो अपर ही सेगमेंट रहेगा। और ये बी क्या है, कहां लिखा है, नीचे लिखा है, तो इसको लोअर सेगमेंट बोलेंगे। तो अपन क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट क्या है, बी डिवाइडेड बाय ए करना है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अभी मैंने पूरा इसका कंक्लूजन बता दिया। अब वो बोल रहा है, अरे मेथड में ही लिखा है, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, कि ग्राफ पेपर में एक या लीनियर कर्व हो या कि एक नॉन लीनियर कर्व हो, उसमें दिए हुए एक पॉइंट का क्या आप मेरे को इलास्टिसिटी बता सकते हो? यस। जैसे फिर से एक डायग्राम बनाता हूं, ये नॉन लीनियर कर्व है, यहां पास पॉइंट है, कोई बता सकता है मेरे को कि ये रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है कि यूनिटरी है? बताओ ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, सबको पता है। ठीक है, यही चीज उसने क्या बोला है, कौन से मेथड से, ज्योमेट्रिक मेथड से, कि ग्राफ पेपर में कोई एक लीनियर या नॉन लीनियर कर्व है, उसमें कोई पॉइंट दिया है, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो क्या है। और मेजरमेंट का यहां पास काम आएगा, अपन देखते हैं। आ जाओ, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड प्रोफेसर मार्शल डेवलप किया। एक अनदर मेथड वो खुद लिख रहा है, एक उन्होंने एक और मेथड ऐड कर दी, and to measure the elasticity of demand, which is known as point method or geometric method. The ratio method and outlay method enable, कौन से मेथड, जो पुराने दो मेथड थे, unable to measure the elasticity of demand at a given point on a demand curve. कोई ये डिमांड कर्व, ये दोनों जो कर्व बता रहा हूं, ये कौन से कर्व है, ये dd is a, dd नहीं, dd, फिर b लिख रहा हूं मैं डी बोल रहा हूं, dd is a डिमांड कर्व। ये भी क्या है, dd is a डिमांड कर्व। उस डिमांड कर्व में कोई भी पॉइंट दे दे तो जो टोटल आउटले मेथड या टोटल कौन सा मेथड था, रेशियो मेथड, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। अरे उन दोनों का फॉर्मूला ही अलग था यार, तुम उनको ग्राफ में क्यों ले आए? इनका काम क्या है, ग्राफ में वो अनेबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट इन द डिमांड कर्व, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे। बोलता है मैं एक्सप्लेन करूंगा यदि कोई भी डिमांड कर्व है। अच्छा है, ऐसा नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शब्दों को ध्यान से देखिए और सुनिए, एनी पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व मतलब एनी पॉइंट, हाँ कोई से भी पॉइंट में आप डिमांड कर्व में, जब आपने एक डिमांड कर्व बना दिया है, उसके कोई भी पॉइंट पे अपन क्या मेजर कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द फॉर्मूला पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर सिर्फ क्या बोल देना, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिमेन ईडी। अब वो मेथड अलग अलग है यार, तो हम उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही बोलेंगे। आपने कौन से मेथड से किया है, पॉइंट मेथड से, तो आप उसका फॉर्मूला क्या बोलोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट। मैंने भी आपको दिखाया था ना, लोअर सेगमेंट ऑफ अ, जैसे इसका लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट, इसमें भी देखना है
लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट, पॉइंट के नीचे का वो लोअर सेगमेंट को भी डिफिनीशन फॉर्मूला में बता रहा है लोअर सेगमेंट होता क्या है। तो लोअर सेगमेंट किसको बोल रहा है, पॉइंट के नीचे दिए हुए एरिया को वो क्या बोलता है, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट को बोलते हैं एल, अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट उसको बोलते हैं यू, दैट इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। डिमांड कर्व में भी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। सो डिमांड कर्व, अब आपको ये भी पता चल गया है डिमांड कर्व दो टाइप की। अभी तक आप लोग ना कभी कभी बुक में भी कभी कभी ना डायग्राम बनाते वक्त बीच बीच में अपना उसका मन है, कभी ऐसा डायग्राम बना दिया है और कभी कभी ऐसे बना दिया। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं तो ऐसा क्यों, अरे दिस इज अ टाइप, अरे मैं सारे डायग्राम को इस तरह बना सकता हूं, मैंने आपको सिखाया है। ये क्या है, कोई डायग्राम देख के बता दे जो स्टूडेंट ने पढ़ा है। ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि डिमांड क्या है, कम चेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यहां पर इस तरह का डिफरेंस आता है और यहां पर डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनने वाला है। ओके, वैसे ये डायग्राम बराबर नहीं है, देखेंगे। अभी समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर क्या है बताओ, रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे। क्यों? यहाँ पर डिमांड का जो चेंज है बहुत ज्यादा है और प्राइस क्या है, बहुत कम चेंज है। तो जहां पर डिमांड, और इसी को डायग्राम को दूसरे तरीके से कैसे बना सकता हूं, एक ये डायग्राम है और इसमें प्राइस इसमें इंक्रीज किया था, इसमें डिक्रीज कर रहा हूं, ये भी क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है। क्यों? डिमांड का जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा चेंज हो रहा है। यहां पास भी डिमांड का एरिया ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस क्या हो रही है, कम चेंज हो रही है। कुछ लोगों ने सर फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक का एग्जांपल बताओ, सिंपल है, इतने इजी कैसे बना रहे हो, रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो प्राइस में मेजर चेंज होगा और डिमांड, प्राइस डिक्रीज हुई है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डिमांड कितनी चेंज हो रही है, कम, प्राइस कितनी चेंज हो रही है, देखो ज्यादा। तो इसको बोलेंगे क्या, रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने प्राइस डिक्रीज किया, चलो प्राइस इंक्रीज का डायग्राम बनाते हैं। ये एक पहले मैं क्या बना रहा हूं, आपको भी सीख रहे हो ना आप लोग, एक पी एंड क्यू बना देता हूं, इक्वल इक्वल लाइन है। अभी बताओ प्राइस क्या हो रही, बहुत ज्यादा चेंज, तो बहुत इंक्रीज हो रही है, डिमांड क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ये क्या हुआ, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहां पास डिमांड कितनी चेंज हो रही, बहुत कम, तो इनइलास्टिक बोलेंगे इसको, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और इसको अब आप स्ट्रेट लाइन करो, कर्व करो, कुछ भी करो, दिस इज अ डिमांड कर्व। व्हाट माय पॉइंट, बताने का तरीका है वो। आज के बाद कभी भी कर्व भी दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो कर्व है, क्या है वो, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर कर्व है। व्हेन अ डिमांड कर्व इज लीनियर दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या होगा, व्हेन अ डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। लीनियर डिमांड कर्व, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस। जो डिमांड कर्व था, आज तक आपने क्या किया था, जब आप बनाते थे तो ऐसा डिमांड कर्व बनता है, वो बोल रहा है एक्सटेंड करना है उसको वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। क्या बोला, समझ में आया क्या मैंने? डिमांड कर्व अभी तक अपन ने ऐसे ही बनाए थे ना। सो वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द एक्स एक्सिस एट ए एंड y axis at A and x axis at B. So A and B बन जाएंगे and price elasticity of demand at x axis is 0 and y axis is infinite. अब ये बोल रहा है लेकिन उसका लॉजिक है, आराम से सुनना, आराम से सुनना, देखना एक साइड, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं भी हैं, आराम से देखो क्या बोला उसने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x axis is 0। देखो डिमांड की इलास्टिसिटी ना इस पॉइंट में क्या है, 0 है। कैसे, ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट में यदि डिमांड कर्व रहेगा या कि एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, इलास्टिसिटी 0 रहेगी, क्योंकि प्राइस देखो कितनी चेंज हो रही है,
ये P है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, कुछ भी प्राइस चेंज हो जाए, डिमांड इज रिमेन कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? इसलिए ये पॉइंट को क्या बोला गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हटाओ ये सब। अभी फिर से दूसरा एग्जांपल बोला सर, वाई एक्सिस में इनफाइनाइट है, देखना चाहते हो इनफाइनाइट? देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सबको दिख रहा है, ये वाई एक्सिस है। इसके पॉइंट ए में ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है। कैसे? अरे पॉइंट ऐसे तो नहीं बनाओगे, ऐसे बनाओगे क्या? ये तो वाई एक्सिस है, इसका डिमांड कर्व कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अब बताओ डिमांड कितना, प्राइस क्या है, एक हो गई, डिमांड इनफाइनाइट है, डिमांड कितनी भी चेंज हो सकती है, गॉट माय पॉइंट? तो उसको बोलेंगे क्या, डिमांड इज इनफाइनाइट एट पॉइंट ए, जो कि किसमें है, वाई एक्सिस में। क्या ये बात समझ पाए? नेक्स्ट, आ रहा है मजा? कभी तो कुछ पढ़ो ना। लेट अस अज्यूम, अब देखो, अब वो ये चीज एक्सप्लेन कर दिया, मैं बाकी की चीजें एक्सप्लेन करता हूं। ये जितने भी पॉइंट बनाए हैं वो कितने सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के। तो यदि आप 2 मेजर करो, 2 टोटल कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूला से बताऊंगा। अब मैंने आपको बोला था यहां पास ईडी क्या हो गया, इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये सेंटर वाला है तो वो क्या हो गया, ईडी इज 1, राइट? अब ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ईडी इज ग्रेटर देन 1 है और ईडी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। सो इसका आपको मैं रिटेन करने का पहले आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड टू डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड टू डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है। सबसे पहले क्या था, इनफाइनाइट, फिर ग्रेटर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1, फिर क्या हो रहा है, 0। अब स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं, बोला है यहां पर सर 5 पॉइंट होने चाहिए, तो स्टूडेंट क्या बनाता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट बन गया। ये एग्जाम में देखता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसे है क्या 5 पॉइंट? 2 पॉइंट कहां चले गए हैं, एक तो चला गया है एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में, समझ में आ रहा है? और बीच में कितने हैं, 3 पॉइंट है बस, एक ग्रेटर देन 1, एक यूनिटरी और एक लेस देन 1। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये सब 2 पॉइंट है। ओके, अब लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट अपन करने चालू करते हैं और आप खुद बताओगे कि ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अब पॉइंट P2 में हम पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, P2 में, अच्छा P पकड़ते हैं। एट पॉइंट P बताओ, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट कितना कितना अमाउंट है, 4/4। ये पॉइंट क्या है, P है। लोअर सेगमेंट क्या है इसका, ये लोअर सेगमेंट है, कितना आया, 4, 2 + 2। अपर सेगमेंट क्या है, 4, टोटल कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 1 आएगा। चलो एक बार देखते हैं, चलो एक बार और। पॉइंट अपन कौन सा लेते हैं, ईडी एट पॉइंट P2, P2 पकड़ा मैंने, P2 पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा मैंने। लोअर सेगमेंट क्या है, 2 + 2 + 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा, ये क्या है, तो ईडी एट पॉइंट P2 इज ग्रेटर देन 1, या कि ईडी एट पॉइंट P2 इज इक्वल टू 3, दैट इज ग्रेटर देन 1। अब समझ में आ रहा है ये ग्रेटर देन 1 कहां से आया, और लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट समझ में आया। अब इसको और डिटेल में लिखना सिखाता हूं आपको। अब लोअर सेगमेंट को क्या लिखोगे, लोअर सेगमेंट कहां से कहां तक है, P2 टू B। ओके, तो लिखेंगे P2 टू B। अब अपर सेगमेंट क्या है, P2 टू A, तो P2 टू A। समझ में आया क्या? अरे डिनोट करना पड़ेगा ना, कहां से कहां तक लोअर सेगमेंट है और कहां से कहां तक अपर सेगमेंट है। सो P2 टू A इज upper segment and P2 to B is lower segment. Is this now clear to everyone? Done? चीजें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, इसको अपन एक बार और देखेंगे। जो यहां पास PB, PA, P1 to B, P1 to A दिख रहा है आपको, आगे P2 to B, P2 to A,
इसी को हर एक पॉइंट को लेके आपको क्या बनाना है, एक्सटेंड करना है, क्योंकि इसके मार्क्स आते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, ध्यान ही नहीं देते। अब आ रहा है ये डायग्राम भी समझ में आया, हम एक और सेशन में इसको फिर से मैं रिवाइज करते हुए पूरे डायग्राम बनाऊंगा। मैं यहाँ चाहता हूँ आपका कुछ नहीं लिखो, अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है? डायग्राम बनाना मतलब क्या मजाक है? पॉइंट बना देने के, बीच में 3 आएंगे, खत्म हो गया। और मैंने ये भी याद करवा दिया है, पहले क्या चालू होगा, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, 1 लेस देन 1, फिर क्या आएगा, 0। फॉर्मूला लगा के भी प्रूव कर दिया कि ये कैसे ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 आएगा, ये 0 भी आएगा, सब सेम रहने वाला है। हाँ, हो जाता है, डायग्राम बन जाता है। आते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ए बी टचिंग द एंड। तो ऐसे क्या बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनाना है, टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। अभी टेंजेंट क्या होता है मैं बताता हूं, मैं कुछ इरेज करता हूं यहां पास से। ये जो लाइन है ना, ये टीटी डिमांड कर्व नहीं, देखो ये इसको टीटी डिमांड कर्व बोला है, ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। उस पॉइंट को, एक कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, अब इसको ज्वाइन करना हो तो एक y एक्सिस पे भी टच करना चाहिए और x एक्सिस में भी। तो कैसे ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसे ड्रॉ करने वाला हूं मैं, देखो समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसा रहेगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा, यदि ये यहां रहेगा तो कैसे ड्रॉ होगा, समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ, तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ टेंजेंट AB touching the given point, touching the given point on a demand curve। इस प्रकार से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है कि जो पॉइंट दिया है डिमांड कर्व में, ये कर्व था, उसके डिमांड कर्व में जो पॉइंट दिया है कि वो x एक्सिस एंड y एक्सिस को क्या कर जाए, टच कर जाए। इस प्रकार से आपको टेंजेंट, नहीं तो आप कुछ भगवान के बच्चे, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते। अब ये ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये लो मैंने ड्रॉ तो कर दी, पॉइंट को टच कर तो रहा है सर, पॉइंट को कैसे टच करना है कि x एक्सिस में भी टच होना चाहिए और y एक्सिस में भी टच होना चाहिए। तू बुरा तो नहीं मान रहा ना? अरे मैं ऐसे ही बोल दिया, तू भगवान का, तू मेरा बच्चा है। गिवन पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व एंड एक्सटेंडिंग इट टू मीट y एक्सिस एट अ पॉइंट A एंड x एक्सिस एट पॉइंट B। ओके, इस प्रकार से ड्रॉ करना है, और इसको पॉइंट को क्या नाम दे दिया, जैसे E। तो अब कोई बताएगा मेरे को, पॉइंट E, तो इसमें लोअर सेगमेंट क्या है, EB, एंड EA क्या है, अपर सेगमेंट। उसी को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। EB एंड EA आर इक्वल, क्यों, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। यदि हम पॉइंट को चेंज कर दे, EB इज ग्रेटर देन EA, EB जिस वक्त ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, EA से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब EB इज लेस देन EA होगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बचा है, और इसको एक बार और अच्छे से डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके रिवाइज करके देंगे। समझ में आ रही है क्या बात? सो दिस वे वी हैव completed the major part and one of the most important question. So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.